बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। बेसिक कुछ इंग्लिश में छोटी छोटी चीजें हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम फर्स्ट, ओके, बिफोर वी स्टार्ट इट। क्योंकि आगे जो क्लासेस होगी तो जो चीजें मैं बोलूंगा तो आपके मतलब समझ में आनी चाहिए। अच्छा, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? Do you have any idea? अल्फाबेट का मतलब पता है क्या होता है? क्या अल्फाबेट एक होता है इंग्लिश में। अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला। 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश के अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स हैं? 26। ये लेटर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? इट्स प्रोनाउंस वावल्स। क्या बोलते हैं? हाँ, इट्स नॉट अ वोवल, इट्स प्रोनाउंस वावल्स। कॉन्सोनेंट्स, क्या बोलते हैं इसको? कोई भी वर्ड जो फॉर्म होता है वो वोवल और कॉन्सोनेंट से मिलके फॉर्म होता है, ठीक है? इंग्लिश में एक वर्ड है जैसे वाई, समटाइम मीन एक्स, लेट्स टॉक अबाउट वाई। ये कई बार वोवल होता है, कई बार कॉन्सोनेंट का काम करता है। जैसे ट्राई, शाई में ये वोवल का काम कर रहा है, और हम बात करें येलो, यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है। इन वर्ड से फॉर्म होके, मतलब इन लेटर से फॉर्म होके वर्ड बनता है। और ये जो वर्ड है इंग्लिश में, ये अपने फंक्शन के आधार पे 8 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। कितने पार्ट्स में? आपने सुना होगा जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सुना किसी ने पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होती है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, conjunction, preposition, and interjection. और ये कैसे डिसाइड होता है कि वर्ड क्या है? वो उसका फंक्शन डिसाइड करता है। जैसे मैं चीज एक पूछूं, हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम हर एक चीज को ट्रांसलेट करके चलते हैं। इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे? गो। गो का क्या मतलब होता है? ये वर्ब है, नाउन है, क्या है? कंजंक्शन है, एडवर्ब है। हाँ हाँ जी, कितने लोग मानते हैं कि वर्ब है ये? गो वर्ब है। अगर मैं सेंटेंस लिखूं, it's a go for me. ओके, इन दोनों सेंटेंस में गो की मीनिंग बतानी है आपको। इट्स अ गो फॉर मी एंड ही इज ऑन द गो टुडे। इज इट विजुअल इन द वीडियो? यू सी द होल बोर्ड आ रहा है यहाँ तक का? ठीक। इट्स अ गो फॉर मी एंड ही इज ऑन द गो टुडे। यहाँ पे गो की मीनिंग बतानी है। अच्छा ये बताओ, इसमें गो की मीनिंग बताओ। यहाँ पे तो जाना आ गया, बट व्हाट अबाउट दीज टू सेंटेंसेस? इसमें ये वर्ब है और इन दोनों सेंटेंस में ये नाउन है। मैंने भी क्या बोला कि वर्ड की मीनिंग क्या है वो डिपेंड करेगा कि वर्ड सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है। तो किसी की मीनिंग, कहते हैं ना, लाइक आप एक मीनिंग से उस पूरे वर्ड को डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, उस पर्टिकुलर सेंटेंस में उसका मतलब जाना हो सकता है, बट हर जगह उसका मतलब जाना ढूंढेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल।
वर्ड के अनेक मीनिंग होते हैं और कई बार बहुत सारे वर्ड्स ऐसे इंग्लिश में टोटल 15 लाख वर्ड है, कितने हैं, और हर साल बढ़ते रहते हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू लर्न ऑल ऑफ देम, बस हमें एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग चाहिए जिससे हम उसकी बात को समझ लें। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी चीज है। इट्स अ गो फॉर मी, इट्स अ गो फॉर मी, आर्टिकल नाउन से पहले लगाए जाते हैं। ए एन जो होता है ना, ए एन द हमेशा नाउन से पहले लगाए जाते हैं। इसका मतलब है मेरी तरफ से हाँ है। इट्स अ गो फॉर मी, जैसे कोई मुझे कुछ प्लान बता रहा है कि भाई ऐसा ऐसा करेंगे, इतना इतना फायदा होगा, बताओ कौन कौन राजी है। मेरे समझ में आ गया एंड आई एम लाइक भाई मेरी तरफ से हाँ है, मेरे पैसे तो डाल दे इस बिजनेस में। इट्स अ गो फॉर मी। और ही इज ऑन द गो टुडे, इट मीन्स वो अपनी धुन में है या अपनी मगन में। कई बार हम वैसे लिखते हैं, जैसे मान लो विराट कोहली है और आज वो बहुत अच्छा खेल रहा है, जिस बॉलर को चाह रहा है जहां वैसे शॉट मार रहा है, तो कॉमेंटेटर कह सकता है ही इज ऑन द गो टुडे, ये आप आज अपनी मगन में। लेट मी टेल यू सम अदर थिंग्स। इसे जानते हैं, मीनिंग पता होगी, राइट? चलो लेट्स गो। 3 men police the society, मीनिंग बताओ इसकी। 3 men police the society, यहाँ पे ये मीनिंग नहीं है इसका। और कोई? इसका मतलब है 3 आदमी सोसाइटी की सुरक्षा को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसको गार्ड करते हैं। पुलिस का एक मतलब सुरक्षा देना भी होता है। पुलिस एज अ नाउन यूज होता है और ये यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है, और हम एज अ नाउन जान के बैठे होते हैं। वर्ड सेंटेंस में कैसे भी यूज हो जाता है, बहुत सारे वर्ड्स। लुक एट दिस। अपने जब भी कोई भी वर्ड क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो अपने फंक्शन के आधार पर डिपेंड करेगा। लुक एट दिस वर्ड, बैठो। विनित नाम है। स्मोकिंग क्या मतलब होता है इसका? धूम्रपान करना, है ना? अच्छा, मैं सेंटेंस लिखूं आई एम स्मोकिंग, तो इसका मतलब तो हो गया धूम्रपान करना। अगर मैं कहूं स्मोकिंग किल्स, सुना है सेंटेंस? अब क्या मतलब हो रहा है इसका? पहले वाले सेंटेंस में ये वर्ब है, दूसरे वाले सेंटेंस में ये नाउन, क्योंकि ये खुद सब्जेक्ट बना है, इसका वर्ब ये बना है। अब हम स्मोकिंग मतलब स्मोकिंग करने से मान के चलते हैं। वर्ड अपने फंक्शन के आधार पर डिपेंड होता है कि वर्ब है, नाउन है, क्या है। इन्हें जेरेंड कहा जाता है। आने वाले एडवांस वर्ब के पार्ट में पढ़ेंगे हम कि जेरेंड क्या होती है और कैसे वर्ड्स बनते हैं। चीजें स्टेप बाय स्टेप जाएगी। वर्ड आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि वर्ड अपने फंक्शन के आधार पर ये सारी चीजें बनता है। विल लर्न देम कि नाउन क्या होता है, इनके फंक्शन के, मतलब ये बेसिकली सेंटेंस में कैसे यूज होता है ये जानना जरूरी है आपके लिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड से ही फ्रेज बनते हैं। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड को कहते हैं जिसकी एक मीनिंग होती है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं। इसमें वर्ब नहीं होता। बाकी ये 2 वर्ड का हो सकता है, 10 वर्ड भी हो सकते हैं इसमें। ये पूरा सेंटेंस जरा दिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल,
मैंने लाइन लिखी, अ वाइट टॉल हैंडसम अमेरिकन गाय। इसमें कई वर्ब है, ये सारे नाउन गाय है इसमें, ये सारे एज एन एडजेक्टिव फॉर्म वर्क कर रहे हैं। इसे फ्रेज कहेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रेज। एक आदमी, कौन आदमी? कहाँ का? अमेरिकन। उस आदमी को डिफाइन कर रहा हूं मैं। ओके, कैसा है वो अमेरिकन? हैंडसम। और टॉल है, टॉल एंड हैंडसम हो गया। और व्हाइट स्किन कलर की बात करें, और ये इस गाय को डिस्क्राइब करने के लिए आते हैं। अब मैं सिंपल लिख दूं, ही इज माई फ्रेंड। अब मैं उस फ्रेंड को डिफाइन भी कर सकता हूँ। ही इज अ सर्जन, अ न्यूरोसर्जन, अमेरिकन बेस्ड न्यूरोसर्जन। ही इज माई फ्रेंड, अमेरिकन बेस्ड न्यूरोसर्जन। मैं चाहूँ तो उसको बाद में भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ये हम सीखेंगे, पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे और फिर लॉन्गर। अगर मैं लिखूं इन द गार्डन, ये भी फ्रेज कहलाएगा। इट्स अ नाउन फ्रेज। पहला एडजेक्टिव फ्रेज था, ये नाउन फ्रेज है। अब ये एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज क्या होते हैं, विल टॉक अबाउट इट। आपको यूज करना चाहिए, मेन मकसद ये। विल नॉट गो टू मच इनटू द ग्रामर, बट विल हैव अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम जो बोल रहे हैं उस चीज को बोल पाए, समझ पाए। ठीक है, तो फ्रेज से बनते हैं सेंटेंस। सेंटेंस कह दो, क्लॉज कह दो। सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब जरूर मिलेगा, तभी ये सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब मैं लिखूं, अच्छा ये दो प्रकार के होते हैं सेंटेंस में, क्लॉजेस भी इसी का पार्ट है। लेट मी राइट। अभी कैसे बनते हैं, विल लर्न इट। तो घबराना नहीं कि कैसे बनते हैं, हमें तो मीनिंग नहीं पता। ये बताई जा रही है सेंटेंस क्या होती है, फ्रेज क्या होती है, वर्ड क्या होते हैं, बस इतना समझना है। ठीक है, कैसे बनते हैं, विल लर्न इट। इफ आई कम आई विल मीट यू। इसका मतलब होता है अगर मैं आया तो मैं तुमसे मिलूंगा। यहाँ पे दो प्रकार के क्लॉजेस हैं। इफ आई कम, इसे कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। आई विल मीट यू, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में फर्क क्या होता है? जो डिपेंडेंट है ना, ये अगले सेंटेंस पे निर्भर करता है अपनी पूरी मीनिंग फॉर्म करने के लिए। अगर मैं बात यहीं पे खत्म कर दूं, इफ आई कम, और यहीं पे चुप हो जाऊं, जैसे मैं हिंदी में बोलूं चुप हो जाऊं, अगर मैं आया और बात खत्म कर दूं, तुम्हारे बात समझ में आएगी? नहीं। हाँ तो भाई आया तो क्या, तो क्या, तो कुछ नहीं, मिल लूंगा तुमसे। अब ये बात आगे पे अगली सेंटेंस पे कंप्लीट होगी। हाँ, आई विल मीट यू, हे रोहन, आई विल मीट यू, आई विल मीट यू टुमारो। ये पूरी सेंटेंस, पूरी मीनिंग है इसकी और पूरा सेंस है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अल्फाबेट्स एक होती है, लेटर्स 26 होते हैं। इन्हीं लेटर्स में वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स कितने होते हैं? गिनती में 5 होते हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट है। वाई कई बार वॉवल्स, कई बार कॉन्सोनेंट रूप में बिहेव करता है। ठीक है, इन्हीं दोनों से मिलके वर्ड बनता है। ठीक है, ये वर्ड 8 पार्ट्स में कैटेगराइज होते हैं। वर्ड से ही फ्रेज बनते हैं और फिर सेंटेंसेस बनते हैं। इन बात को लिख लो, इसको जल्दी करो। इन सेंटेंस में भी ना कुछ टाइप्स होते हैं, ये जानना भी जरूरी है आपके लिए। टाइप ऑफ सेंटेंसेस, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? टेंस नहीं, सेंटेंस। 3 कौन कौन से वैसे वो टेंस के पार्ट्स, सेंटेंस के टाइप्स पूछ रहा हूँ। जाना जरूरी है क्योंकि जो हम बातें कहते हैं ना तो कई तरीके से कहते हैं। हाँ, कौन कौन से? वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव एंड, यस, लेट मी राइट इट।
पहला है आपका, इसको आप असर्टिव कह दो या फिर हम इसे डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं, स्टेटिव। इस प्रकार के सेंटेंस में हम कोई स्टेटमेंट्स देते हैं। असर्टिव, डिक्लेरेटिव या स्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम मान लो आपसे कोई सवाल पूछा गया है और आप अपना जवाब दर्ज करते हैं उसमें। आपसे पूछा गया कि क्या आप लेट्स से क्रिकेट खेलते हैं। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप अफर्म करेंगे, अफर्म करना, हामी भरना, इसी से अफर्मेटिव बनता है। और अगर आप मना करेंगे कि आप नहीं करते तो आप नेगेट करेंगे, नेगेट से बनेगा नेगेटिव। तो सेंटेंस अफर्म कर रहे हैं, मान लें आप कह रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो सेंटेंस बनेगा आई प्ले क्रिकेट। नहीं खेलते तो आई डोंट प्ले क्रिकेट। जस्ट चेंज द मार्कर। ऑलराइट, अफर्मेटिव और नेगेटिव असर्टिव का ही पार्ट है, ठीक है। यूज करते हैं टू गिव स्टेटमेंट। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ऑलराइट, दूसरा पार्ट है आपका जो कहलाता है क्या पढ़ेंगे आप इसको? इट्स नॉट इंटेरो, इट्स प्रोनाउंस इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ते हैं? इंट्रोगेटिव। हाँ, इट्स ई को ना प्रोनाउंस करो और अब प्रोनाउंस करो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चंस पूछते हैं, टू आस्क क्वेश्चंस। इंटेरोगेट एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है पूछताछ करना। जैसे कई बार पुलिस लोगों को ले जाती है जिनको उनको शक होता है कि कोई क्राइम उन्होंने किया है और उनसे पूछताछ करती है, या किसी क्राइम के सिलसिले में से लोगों से पूछताछ करना, दैट्स कॉल्ड इंटेरोगेट। और उसी का नाउन बनता है इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लो ये वाला जो क्वेश्चंस है यहाँ पे पूछते, डू यू प्ले क्रिकेट। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं, इनके एंड में फुल स्टॉप्स लगाई जाती है, ठीक है। तीसरा पार्ट होता है आपका, ये क्या होता है बस यही जानना है फिलहाल अभी, ठीक है। कैसे बनेंगे विल लर्न देम, एक एक करके आएगी। तीसरा पार्ट आपका होता है इम्पेरेटिव। क्या बोलते हैं इसको? इम्पेरेटिव का एक मतलब होता है अनिवार्य, कोई चीज जो करना बहुत जरूरी हो, बेहद जरूरी हो। बट इस प्रकार के सेंटेंस में हम किसी को एडवाइस कर सकते हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन, वॉर्न, थ्रेट के लिए यूज किया जाता है। अब जब आपको कोई सलाह दे रहा है तो जरूरी होगा करना, ओके। ऑर्डर दे रहा है तो भी जरूरी होगा, वॉर्न दे रहा तो भी, वॉर्न कर रहा है तो भी जरूरी होगा, इसलिए इसका नाम इम्पेरेटिव पड़ा। ये जो तीन किस्म है ये हम पहले ही टेंस में क्लियर कवर कर लेंगे। ये तीन किस्म के सेंटेंस है, हर टेंस में बनता है ये, पहले में ही क्लियर हो जाएगा ये। इसको हम टू एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, warn, threaten, etc. चौथा आपका क्या रहेगा? एक्सक्लेमेटिव। क्या बोलते हैं? ओके, इंपेरेटिव के एंड में भी फुल स्टॉप ही लगाई जाती है, इसे पीरियड भी बोलते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में फुल स्टॉप को पीरियड कहा जाता है, ठीक है। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में ये वाला मार्क लगता है जिसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में आप अपनी सडन फीलिंग और इमोशंस को दर्शाते हैं। वाओ, व्हाट अ कार मैन। आपने टार्जन मूवी देखी है, इंडिया वाली? उसमें वो बैटरी जो जिसको बैटरी कहते हैं लोग, वो कार लेके आता है, सब की आंखें खुली खुली रहते हैं, भाई क्या कार है ये ले गया। या आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ठीक है, और एक बैट्समैन ने शॉट ना मारा, वो ऑलमोस्ट 6 के लिए जा रहा था और एक ने हैरत अंगेज तरीके से उसको कैच में तब्दील कर दिया,
होता ना, कई बार देखा आपने, आपने कहा भाई साहब मान गए भाई, क्या कैच पकड़ा है। ऐसी फीलिंग्स और इमोशंस को दर्शाने के लिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन थे ना, वाओ, हुर्रे, याहू, यह, ये सारे इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। इन सब के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाई जाती है। ये बेसिक पंक्चुएशंस हैं। To express sudden feeling and emotion. Last is optative. जब हम मॉडल वर्ब पढ़ेंगे ना, ये उसमें आएगा आपका। इस प्रकार के सेंटेंस में या तो हम किसी को बद्दुआ देते हैं या फिर उसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रे या विश करते हैं, तो हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। ये 5 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, विच वी विल लर्न इन द टेंसेस। आप इन्हें लिख दो। अब टेंस कितने टाइप के होते हैं तो आपको पता ही है, 3। कौन कौन से? पास्ट, फ्यूचर। अच्छा, इनके कॉन्जुगेट्स कितने होते हैं? 4 कॉन्जुगेट्स होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, continuous, परफेक्ट। और कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट से मिलकर बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस शॉर्ट में। अच्छा, ये तो नाम है, ये चीजें जानते ही आप। इसको मैं रब करता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं कि टेंस होती क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेंस? टेंस क्या है? कुछ पता किसे कहते हैं टेंस? वाक्य। वाक्य मतलब तो सेंटेंस होता है। वाक्य मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। टेंस क्या होती है? टाइम को दर्शाने वाले। जैसे काल कहते हैं बच्चे, कई बार मैं जब पूछता हूँ तो बच्चे कहते हैं उसे काल। हालांकि ये अधूरा नाम है, इसका पूरा नाम होता है टाइम एंड टेंस। अब ऑलरेडी टाइम है तो टेंस का मतलब टाइम नहीं हो सकता। टेंस है क्या? इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब की फॉर्म्स है which expresses time of action, state, condition, situation, event, position, etc. इससे पहले कि मैं इसे फर्दर डिस्क्राइब करूं, आपसे एक चीज जान लेता हूं। वर्ब क्या होती है? वर्ब किसे कहते हैं? क्रिया। क्रिया मतलब एक्शन। बट क्या वर्ब सिर्फ एक्शन ही दिखाती है? मैं कुछ सेंटेंस लिखूं। आई, जो पहला सेंटेंस लिखा था हमने, प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? प्ले। वेरी गुड। अब मैं बोलूं आई एम अ क्रिकेटर। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? मैं कुछ और सेंटेंस लिखता हूं। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? पहले वाले में बताओ, इसमें क्या है? दूसरे वाले में वर्ब। आपको दिख नहीं रहा इसमें वर्ब है। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनती। इसकी मीनिंग है ना एक, आई एम अ क्रिकेटर मतलब मैं क्रिकेटर हूँ। यहाँ पे एम वर्ब है। कैसा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब? मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है
बट यहाँ पे मेन वर्ब है। जब ये हेल्पिंग वर्ब होता है ना तो इसका मेन वर्ब आता है, इसमें है मेन वर्ब, तो ये खुद यहाँ पे लीड रोल में। ये बी की फॉर्म है, आगे जानेंगे बी क्या होती है। बी वर्ब की जनरली ना 5 फॉर्म्स होती है। कितनी? एक वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5। अब जैसे हम बोर्ड ले लेते हैं, सबसे आसान वाला गो, फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। तो सबने पढ़ा हुआ गो वर्ड ऐसा है कि सब जानते हैं इसको। आईएनजी फॉर्म गोइंग होती है, इसे फोर्थ फॉर्म कहते हैं, और एस वाले फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। जो मतलब गो का है ना, वही यहां से लेके यहां तक का है। वर्ब की जो फॉर्म है वो सब्जेक्ट और टाइम के अनुसार चेंज होती है। टेंस समझना यानी वर्ब के फॉर्म को करेक्ट वे में यूज करना, दैट्स इट। जिसने वर्ब की फॉर्म अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम यूज कर लिया, उसका टेंस कंप्लीट है। टेंस कंप्लीट है, फिर सारी इंग्लिश उसी पे बिल्डअप होती है, एंड इट बिकम्स दैट इजी। इसमें कुछ रटने वाला नहीं, बहुत आसान है। आई विल टीच यू इन अ वेरी सिंपल वे एंड यू विल सी द रिजल्ट विद इन अ मंथ। बी इकलौता वर्ड है इंग्लिश में जिसकी 8 फॉर्म्स होती है। इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉज वर इसकी सेकंड फॉर्म होती है, बीन इसकी थर्ड फॉर्म होती है, बीइंग इसकी आईएनजी फॉर्म होती है। अगर हम इसे काउंट करें तो बी खुद, इज एम आर 4 हो गए, वॉज वर 5, बीन 6, बीइंग 7, सॉरी, और बीन बीन 8 हो गए। बी, इज एम आर, वॉज वर, बीइंग बीन, 8 फॉर्म टोटल। वर्ब जैसा कि मैंने डेफिनेशन भी लिखा, अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या होती है? टेंस वर्ब की फॉर्म्स को कहते हैं। किसे कहते हैं? अब इन वर्ब की फॉर्म्स का काम क्या होता है? इट एक्सप्रेस और इट शोज टाइम ऑफ एक्शन। आपके द्वारा किए गए काम, एक्शन के समय को दर्शाएगा, जिसे आप क्रिया कहते हैं। उसके अलावा स्टेट या कंडीशन, यानी किसी की दशा या दुर्दशा के समय को भी बताता है। जैसे मैं कहूं आई एम इल, आई एम इल, अपने वर्तमान की स्थिति बता रहा हूं। एम यहाँ पे वर्ब है। आई वॉज इल, आप कल क्यों नहीं आए? सर मैं बीमार था। यहाँ पे कोई कार्य दिखा रहे हैं? अपनी स्टेट बता रहा हूं ना मैं। कंडीशन क्या था? मैं बीमार था। ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड, स्टेट ये कंडीशन है ना। दिस बिल्डिंग इज ओल्ड, ये भी इसकी स्टेट और कंडीशन है। अभी कैसे बनता है विल मेक इट, अभी समझा रहा हूं इनका मतलब क्या होता है। कोई सिचुएशन दिखा सकता है, ऑलमोस्ट सेम। ओके, द मार्केट इज क्राउडेड, द मार्केट इज क्राउडेड, सिचुएशन हो सकती है। इवेंट को दर्शा सकता है, टुडे इज पार्टी एट माय होम, ओके, यस्टरडे वाज माय बर्थडे, इट इज इंडिपेंडेंस डे टुमारो, मान लो हो तो। पोजीशन, आई हैव अ क्रिकेट किट, इसमें कोई काम हो रहा है, यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है। पोजीशन कहते हैं ऑनरशिप को। तो वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं दिखाती, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो नॉन एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। कौन सा वर्ड? नॉन एक्शन वर्ड्स। इन्हें लिंकिंग वर्ब के रूप में भी जानते हैं, आगे ग्रामर में पढ़ेंगे। तो टेंस किसे कहते हैं? ये वर्ब की फॉर्म्स को कहते हैं। किसे कहते हैं? इसके थ्रू आप समय के टाइम को, सॉरी एक्शन के टाइम को दिखा सकते हैं, कार्य के टाइम को, स्टेट कंडीशन के समय को बता सकते हैं, किसी के, किसी इवेंट, किसी पोजीशन के समय बता सकते हैं। ऐसा है? देखो अब हम पहला टेंस करेंगे। आपका जो कोर्स है वो 3 लेयर में जाएगा। पहले 2 मंथ्स बेसिक्स, फिर 2 मंथ्स इंटरमीडिएट और फिर 2 मंथ्स एडवांस इंग्लिश। पहले 2 मंथ्स हम बेसिक्स कवर करेंगे, तो बेसिक्स चीज पढ़ेंगे इसमें। फिर इंटरमीडिएट लेवल आएगा तो जो चीज आप पढ़े होंगे ना उसमें कुछ और चीज ऐड होगी। फिर एडवांस आएगा तो उसमें कुछ और चीज ऐड होगी। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके पास्ट इंडेफिनिट तक हम सिर्फ एक्शन वर्ब में डील करेंगे टेंसेस, उसके बाद फिर नॉन एक्शन वर्ड लाएंगे। ठीक है? तो ये जो डेफिनेशन होगी आपकी टेंस के जो, वो अकॉर्डिंग टू एक्शन वर्ब होगी फिलहाल। तो जब नॉन एक्शन वर्ड आएगी तो उसमें मिक्सअप कर लेंगे हम, एंड आई विल टेल यू कैसे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या पढ़ते हैं इसको?
दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। प्रेजेंट वर्ब होती है। जब इसको प्रेजेंट प्रोनाउंस किया जाता है इसका मतलब प्रस्तुत करना होता है। जब एज ए नाउन पढ़ा जाता है इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। स्ट्रेस और डी स्ट्रेस होता है वर्ड में, मैंने आपको बताया था। जब ये नाउन होगा तो यहाँ पे स्ट्रेस होती है, जब ये वर्ब होता है तो यहाँ पे स्ट्रेस होता है। दो तरीके से नाउन होता है, एक इसका मतलब उपहार भी होता है, आई हैव ब्रॉट यू अ प्रेजेंट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट। कहाँ यूज करते हैं? डेफिनेशन पता है इसकी, कहाँ यूज करते हैं? वैसे हम अक्सर इसको रटते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, कि जहाँ पे वाक्य के अंत में ता है, दी है, वगैरह वगैरह आती है। जो मैंने सेंटेंस लिखा था ना, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यहाँ पे ता आ गया। आई एम अ क्रिकेटर, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई हैव क्रिकेट किड्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बट दो में ता नहीं आया। तो वो जो डेफिनेशन है दैट्स नॉट रिलायबल। और इंग्लिश अब एक हम भाषा के रूप में यूज कर रहे हैं, इट्स नॉट एन एकेडमिक क्लास। पहले क्या थी कि इंग्लिश हमारे लिए बिल्कुल एलियन लैंग्वेज हुआ करती थी, तो कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए लोगों ने बना लिया ये पैटर्न, ता है, रहा है करके, उससे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बट कंप्लीट लैंग्वेज आपको सीखना है तो दैट्स नॉट अ राइट वे टू लर्न इट। क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलते हैं ना तो आप पहले हिंदी में नहीं सोचते और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते, ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं इंडिया में, जिससे वो लैंग्वेज उस फ्लुएंसी के साथ आप कभी बोल नहीं पाओगे, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ कभी आप बोल नहीं पाओगे। जैसे हमें हिंदी जब बोलना होता है तो क्या हम किसी और भाषा में सोचते हैं? नहीं सोचते। जो हमारी फीलिंग होती है, जो हमारे इमोशंस होते हैं, उसको हम शब्द दे देते हैं। वही काम इंग्लिश में भी हो रहा है। इसको भी हम वैसे ही सीखेंगे जैसे अदर लैंग्वेज सीखी जाती है, एंड ये सबसे आसान वे है। रटना बहुत मुश्किल काम होता है जो लोग करते आ रहे हैं। आपने टेंसेस कितनी बार पढ़ी होगी? स्कूल में स्टार्ट हो ही जाता है, फिर भूल जाते हैं हर साल। क्यों? क्योंकि वो रटी हुई चीज़ें होती है। लेकिन जो चीज़ आप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ोगे, तो यहाँ पढ़ोगे, यू विल नॉट फॉरगेट इट, दैट आई गारंटी। लेट्स सी देम। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं टू टॉक अबाउट प्रेजेंट रिपीटेड एक्शंस, ऐसे कार्य जिसे हम वर्तमान में रिपीटेडली करते हैं। ये काम बोलते समय नहीं चल रहा होता, बल्कि वर्तमान में ही रिपीटेडली होता है। इसको पहचानने के आसान तरीके भी हैं, जैसे डेली, समटाइम्स, वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ, रेयरली, ऐसे शब्द यूज होते हैं इनके साथ। अब ये इसके सब वर्ड्स है जिससे आप और अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। ये रिपीटेड एक्शंस में हो सकती है आपकी हैबिट। जब आप अपनी या किसी और की हैबिट बताते हैं, मतलब ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को हैबिचुअली करता है, उस वाक्य को बताने के लिए वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज होगा। इसी प्रकार अगर आप उसके डेली वर्क को बता रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। परमानेंट एक्टिविटीज, परमानेंट एक्शन के लिए कोई फैक्ट बता रहे हैं, प्रैक्टिस या कस्टम। ये इतने सारे फॉन्ट वर्ड इसलिए लिखे जा रहे हैं ताकि अब इससे ना पहचान पाओ तो इससे पहचान, इससे नहीं तो इससे। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलैरिटीज है इन वर्ड्स में। एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। अब हैबिट बताओ तो, डेली वर्क बताओ तो, परमानेंट एक्टिविटीज बताओ तो, प्रैक्टिस या कस्ट बताओ तो, या यूनिवर्सल ट्रुथ बताओ तो, इन सब में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की आप बता क्या आ रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस के बाद ही ईजिली हो जाएगा। फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ब्रेन है अपने आप ही इसको कैलकुलेट कर लेगा और आप ऑटोमेटिकली बोलेंगे। दूसरी चीज जो है कि अब जब हमें पता लग गया कि ये टेंस है, ये चीज बता रहा हूँ, तो हमें चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो फिर हमें फॉलो करना होगा स्ट्रक्चर। स्टार्टिंग के फेज में स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप सब्जेक्ट को यूज करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर ऑफ एन एक्शन। क्या होता है? डूअर, यानी कार्य को करने वाला। आप ये ढूंढेंगे कि इसमें काम करने वाला कौन है, उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट लगाया जाएगा। फिर आप वर्ब का प्रयोग करेंगे, या तो इसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, 5 फॉर्म होती है ना, या फिर 5th फॉर्म।
फिफ्थ फॉर्म कहते हैं एस या ईज वाली। फिफ्थ फॉर्म कहाँ यूज करती है होती है अभी बताऊंगा मैं आपको। अगर वो वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है तो आप वहां पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसमें एक्शन का फर्क पड़ता है। मान लो मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं कोई कार्य करता हूँ, जिस उस काम का जिस चीज पे असर पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल्स में देखते हैं। और जरूरी नहीं कि हर वर्ब ऑब्जेक्ट ले। लाइक मैं कहूँ कि मैं रात के 11 बजे सोता हूँ या सुबह 5 बजे उठता हूँ, क्या बता रहा हूँ मैं अपने बारे में? इसमें से क्या बता रहा हूँ? हैबिट। और हैबिट बताने के लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यही 2 4 10 बार आप बताओगे, आपका ब्रेन अंडरस्टैंड कर जाएगा इसको, क्योंकि ये है उसके हिसाब से वो फंक्शन करने लगेगा। तो कौन उठता है सुबह? मैं। सब्जेक्ट हो गया, फिर लगाना हमें वर्ब आई के साथ, फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। उठने को या तो आप कहते हैं वेकअप या फिर गेटअप भी कह सकते हैं। तो आई वेकअप कितने बजे? एट 5 AM। That's the sentence. I wake up at 5 AM. हम हर संडे सिनेमा देखने जाते हैं। ये खत्म होने वाला नहीं। हम हर संडे सिनेमा देखने जाते हैं। सब्जेक्ट कौन है इसमें? हम। वी। जाने को गो टू वॉच सिनेमा। कब? एवरी संडे। अभी कैसे पता लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? क्योंकि इसमें रिपीटिशन हो रही है। हर संडे ऐसा होता है, ये बोलते समय नहीं चल रहा, लेकिन वर्तमान में ही ऐसा होता रहता है। वी गो टू वॉच सिनेमा एवरी संडे। ठीक है। मैं और मेरे दोस्त रोज क्रिकेट खेलते हैं। मैं और मेरे दोस्त रोज क्रिकेट खेलते हैं। तो सब्जेक्ट में आएगा माई फ्रेंड्स एंड आई। इसे पढ़ते क्या है वैसे? आई। क्या बोलते हैं? हाँ। क्या करते हैं भाई? क्रिकेट खेलते हैं। फिर वर्ब लगाना है, प्ले क्रिकेट। माई फ्रेंड्स एंड आई प्ले क्रिकेट। ओके। वे लोग कॉलेज जाते हैं। वे कहते हैं दो या दो से अधिक लोगों के लिए। ये प्रोनाउन से भी डिस्क्राइब करो क्या है। क्या कहते हैं वैसे वे को? दे। क्या बोलेंगे? दे। वे कॉलेज जाते हैं। दे जाने को गो कहाँ? टू कॉलेज। दे गो टू। क्या बोलेंगे? हम इंग्लिश बोलते हैं। सब्जेक्ट ढूंढो कौन है? वी। बोलने को स्पीक। क्या? ऑब्जेक्ट। बनाओ दोबारा सेंटेंस। वी स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? हाँ, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। जितना आप बोलेंगे बोलना है। तो जब आपको बोलने के लिए कहा जाए आपको बोलना है। ओके। मैं इंग्लिश बोलता हूँ। क्या बोलेंगे? वे इंग्लिश बोलते हैं। मैं नाचता हूँ। आई डांस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सिंपली बनाई जाती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब डन। Sometimes you don't even need object. That's why it's called present simple as well. I dance. हम नाचते हैं। We dance. मैं क्लब जाता हूँ। हाँ, रिपीटिशन है। मैं रोज क्लब जाता हूँ, ये हर सैटरडे को जाता हूँ। I go to club every Saturday. क्या बोलेंगे? हम मंदिर जाते हैं। We go to। क्या बोलेंगे? हाँ, दोबारा रिपीट करना। We go to temple। क्या बोलेंगे? हम पूजा करते हैं। We worship। क्या बोलेंगे? सभी बोलो। We worship। ठीक है, लिख सकते हैं आप। ओके, रिटन पार्ट में आज इतना ही। फिर आगे चीजें कल पढ़ा के होमवर्क भी दिया जाएगा इसी पे बेस्ड आपको। ऑलराइट, लिख लें आप लोग।